सुप्रभात। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर रॉय, सहायक प्राध्यापक, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में। और आज का मेरा टॉपिक है हैदराबाद का विलय। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे जो राजवाड़े इलाके थे वो भारत से बाहर थे, इसमें नहीं मिले थे। लेकिन आगे चल कर के छोटे छोटे राजवाड़े इलाके भारत में मिल गए। 3 महत्वपूर्ण रियासत थे जिनको मिलाना थोड़ी मुश्किल थी, और इस काम को जिस व्यक्ति ने बखूबी निभाने का प्रयास किए उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं। अब आपको ये सोचना है कि भैया मैंने आपको क्यों ऐसा बोला, कि आप बिल्कुल इससे परिचित होंगे। उस व्यक्ति का नाम था क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी आपको पता है बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है गुजरात में मोदी जी के द्वारा। उनकी सम्मान के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम वर्तमान में भारत में हो रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो भारतीय पुलिस सेवा की ट्रेनिंग होती है, आप इसको जानते होंगे, हैदराबाद में उस एकेडमी का भी नाम है सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी। तो वो 3 से कौन प्रिंसेस स्टेट थे? तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 रियासत थे जिन्हें मिलाने में भारत को थोड़ा मेहनत करना पड़ा। लेकिन कुशल नेतृत्व और पटेल जी की चतुराई, साहस, कूटनीति की सहायता से इन स्टेटों को भी भारतीय मानचित्र में जगह दे दिया गया। प्यारे विद्यार्थी जी, बोलना बहुत आसान है, मैंने आपको बोला, लेकिन इनको मिलाना इतना आसान काम नहीं था। इसके पहले वाली वीडियो में जो मैं पेपर 6 के लिए, सेमेस्टर 6 के लिए बनाया था, उसमें देखिएगा आप जाकर के, उसमें प्लेलिस्ट में कश्मीर का विलय के बारे में हम एक वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये न केवल हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसको जानने के बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन को भी समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अब आपको एक बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए चूंकि आपके सिलेबस में मेंशन है प्रिंसेस स्टेट, तो इसलिए आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं वो है हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय कैसे होता है, किन प्रयासों से हुई, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पूर्णतया भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ हैदराबाद
देशी रियासतों में सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था। इसके शासक निजाम ने एक स्वतंत्र स्थिति का दावा किया। वो बोला कि भैया हम किसी में मिलने वाले नहीं हैं, मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र रहूंगा। वह चाहता था कि हैदराबाद रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। कौन सा रियासत का दर्जा दिया जाए? आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। नवंबर 1947 में निजाम ने भारत के साथ अथाह स्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। पटेल उस पर कोई निर्णय थोपने की जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि माउंटबेटन निजाम के साथ किसी समझौते की मध्यस्थता करने के उत्सुक बैठा हुआ था। माउंटबेटन भी मध्यस्थता करने के लिए उत्सुक बैठा था। हालांकि पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद भी निजाम ने डोमिनियन स्टेट प्राप्त करने में असफल रहा था, यानी ये डोमिनियन स्टेट प्राप्त न कर पाया था। अतः वह भारत के साथ समझौतों में लगा हुआ था। किसके साथ समझौते में लगा हुआ था? भारत के साथ समझौते में लगा हुआ था। भारत सरकार ने नवंबर 1947 का अथाह स्थिति समझौता इस आशय के साथ किया था कि जब तक संधि वार्ता जारी रहेगी, निजाम अपने रियासत में एक प्रतिनिधिमूलक सरकार प्रस्तुत करेगा, जिससे बाद में विलय आसान हो जाएगा। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए निजाम संधि वार्ता को लंबा खींचकर इस बीच अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहता था, ताकि भारत से वह अपनी संप्रभुता मनवाने के लिए दबाव डाल सके। वो भारत पर दबाव डाल सके कि भैया मैं तो स्वतंत्र राज्य हूं, हमें डोमिनियन स्टेट दो। ठीक है, तो ये अपनी सैनिक शक्ति भी बढ़ाने में लगा हुआ था। इसी बीच राज्य में 3 अन्य राजनीतिक घटनाएं हुई। अब देखिए वो कौन कौन सी घटनाएं हुई जो काफी महत्वपूर्ण है हैदराबाद के विलय के लिए। अधिकारियों के सहयोग से एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन, याद रखिएगा इस संगठन का नाम बहुत काफी महत्वपूर्ण है, मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अधिकारियों के सहयोग से एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन ने अपने नए नेता कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकार नामक अर्धसैनिक संगठन को गठित किया। इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक संगठन, उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन का स्थापना हुआ। उसका नाम क्या था? मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन में रजाकार नामक अर्धसैनिक संगठन को गठित किया, जिन्होंने निजाम के विरुद्ध संघर्ष जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मीम वही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, इसको आप शॉर्ट में MIM भी बोल सकते हैं। मीम ने भारत के साथ एकीकरण के बजाय एक मुस्लिम डोमिनियन की स्थापना की वकालत की। ये भारत के साथ एक होना नहीं चाहता था, बल्कि मुस्लिम डोमिनियन की स्थापना की वकालत की। आगे है 7 अगस्त 1947 को निजाम से लोकतांत्रिकरण की मांग को लेकर हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस लोकप्रिय आंदोलन के लिए निजाम की प्रतिक्रिया दमन की थी। आंदोलन तो सत्याग्रह शुरू हो गया,
लेकिन उधर से निजाम का जो प्रतिक्रिया थी वो दमन करने का था, इसको रोकने का था कि किसी भी तरह से ये जो सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया है उसका दमन किया जाए, श्याम दंड भेद किसी भी तरीके से इसका दमन किया जाए। रजाकारों के आक्रमण, मनो और प्रशासनिक तंत्र द्वारा अत्याचारों के फलस्वरूप हजारों लोग अपनी रियासत को छोड़कर भारतीय क्षेत्रों में बने अस्थायी कैंपों में शरण लेने लगे। तब रियासत कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन ने हथियार उठा लिया, लेकिन अब शांति आंदोलन नहीं रहा, बल्कि ये आंदोलन ने हथियार उठाने का काम किया। इस आंदोलन के जो करने वाले लोग थे वो हथियार को उठा करके अब आंदोलन करने लगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके एकीकरण में, 1946 के उत्तरार्ध में कम्युनिस्ट के नेतृत्व में एक शक्तिशाली किसान संघर्ष रियासत के तेलंगाना क्षेत्र में विकसित हुआ। एक किसान संगठन, एक आंदोलन चला और इसका जो क्षेत्र था वो तेलंगाना का क्षेत्र में विकसित हुआ। यह आंदोलन जो 1946 के अंत तक राजकीय दमन की भयानकता के कारण क्षीण हो गया था, क्योंकि आंदोलन को दबाने का काम निजाम कर रहा था, मारपीट कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, ताकि ये आंदोलन को दबाया जा सके। अब फिर से किसान दलों द्वारा जनता पर राजकरों के हमले के विरुद्ध सुरक्षित संगठित करने के कारण आंदोलन जीवंत हो गया। इन किसान दलों ने बड़े जमींदारों पर हमला किया। किसान की समस्या क्या है? जमींदारों पर हमला किया और उनकी जमीनों को किसानों और भूमिहीनों के बीच बांट दिया गया। जो जमींदारों ने किसानों की जमीन को हड़प लिया था, अवैध कब्जा कर लिया था, उससे छीन लिया गया और भूमिहीनों में बांट दिया गया। निजाम के साथ संधि वार्ता की लंबी खींचने के कारण जून 1948 तक सरदार पटेल अधीर हो गए। उन्होंने नेहरू को लिखा, अब देखिए कोटेशन को याद रखिए, क्या लिखा भाई? लिखा कि अब निजाम को बताने का समय आ गया है कि हमें बिना शर्त विलय की स्वीकृति और एक उत्तरदायी सरकार के गठन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है भैया। अब बस इसका निराकरण एक ही है कि इसका बस विलय होना चाहिए। तब भी निजाम सरकार और राजकरों के उकसावे के बावजूद भारत कई महीनों तक अपना हाथ ही बांध बैठा रखा, अपने हाथ को बांधे बैठा रखा, परंतु निजाम अपना हाथ पीछे खींचता रहा। विलय के पक्ष में तो निजाम था ही नहीं और ज्यादा से ज्यादा हथियार आयात करता रहा। वो चाहता था कि हम सैनिक शक्ति से मजबूत हो और जब आंदोलन करेगा तो उसका हम डटकर विरोध करेंगे। राजकारों का अत्याचार भी बढ़ता रहा। अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। ये डेट याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इसको बहुत महत्वपूर्ण है कि कब सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। तो 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। इस पुलिस ऑपरेशन का कोड नाम था, याद रखिएगा कोड नेम क्या था भाई। जब पुलिस भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई तो ऑपरेशन का कोड नाम था ऑपरेशन पोलो। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित था? तो हैदराबाद में भारतीय सेना का प्रवेश और जो वहां पर अत्याचार हो रहे थे उसको मिटाने के लिए जो प्रयास किए गए, जो अभियान किए गए, उसी को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, यानी हैदराबाद से संबंधित है। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः नवंबर 1948 में, डेट याद रखना है, नवंबर 1948 में
भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने उन्हें राज्य के औपचारिक शासक या राज्य प्रमुख के रूप में बनाए रखा और 5 मिलियन रुपये के प्रीवी पर्स के साथ ही उसे अपनी विशाल संपत्ति का ज्यादातर भाग अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई। हैदराबाद के अधिग्रहण के बाद भारतीय संघ ने देशी रियासतों का विलय का कठिन कार्य पूर्ण कर लिया। यानी एक तरह से देशी रियासतों का जो विलय था उसका एक तरह से पूर्ण हो गया। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि हैदराबाद में भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जीत हुई। किसकी जीत हुई? भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जीत हुई, क्योंकि वहां मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, ज्यादा संख्या कहिएगा मुस्लिम का ही था। क्योंकि ना केवल हैदराबाद में मुसलमानों की बड़ी संख्या में निजाम विरोधी संघर्ष में शामिल हुए, यानी देखिए मुस्लिम संख्या वहां थे, लेकिन मुस्लिम भी निजाम के विरुद्ध में खड़े हुए, आवाज उठाए। बल्कि पूरे देश के मुसलमानों ने सरकार की विलय नीति और कार्रवाई का समर्थन किया, जिससे निजाम और पाकिस्तान के नेता भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसा हो गया। मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है तो मुसलमानों को तो पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए, निजाम का सपोर्ट करना चाहिए, कश्मीर में भी यही काम होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। भारतीय सेना ने जो अभियान किया, जो वहाँ पर सत्याग्रह शुरू किए, जो विरोध निजाम का शुरू हुआ, उसमें न केवल हिंदू था बल्कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। तो ये भारत की धर्मनिरपेक्षता का एक स्पष्ट तस्वीर झलकता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता है, बल्कि जनता के अधिकारों का, उसकी मौलिक अधिकार का ध्यान रखा जाता है कि उसका मौलिक अधिकार का हनन न हो, उसकी स्वतंत्रता का हनन न हो, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन न हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन न हो। तो भारत इसका प्रमाण इस तरह के जो विलय हुए उसमें भी साफ तस्वीर झलकता है, क्योंकि निजाम तो मुस्लिम था, तो मुस्लिम लोगों का तो निजाम का सपोर्ट करना चाहिए था ना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? निजाम के विरुद्ध में मुस्लिम भी शामिल थे, यानी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोगों ने इसका डटकर विरोध किया गया, उसकी नीतियों का डटकर विरोध किया। तो इससे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें एक स्पष्ट मुहर लग जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई तरह के धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उसमें भाईचारे की भावना है, एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है, सम्मान की भावना है। हमारे यहाँ किसी से नफरत करने की बात नहीं की जाती है। यदि ऐसा होता तो कितने, देखिए भारत के सर्वोच्च पदों पर राष्ट्रपति बने कितने मुस्लिम बने। यदि ऐसा यहाँ होता, मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता, तो आज तो जितने भी अच्छे अच्छे पद पर उसमें तो हिंदू ही बैठ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत में सबका रिस्पेक्ट है, सबकी क्वालिटी का रिस्पेक्ट है, चाहे वो किसी धार्मिक संप्रदाय से हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है, तो आपको यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास करें। आपकी स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं होगा। इस बात का ध्यान भारत सरकार और भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमेशा ध्यान रखती है। आपको पता है मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट है। तो कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है कि भारत में रहने वाले कोई धार्मिक संप्रदाय, कोई धार्मिक समूहों के साथ कोई भेदभाव न हो, इसकी गारंटी वो सरकार से सुनिश्चित कराना चाहती है। और यहाँ पर ऐसा होता है, इसलिए तो आज सभी धार्मिक संप्रदाय भारत में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी तो भारत का विकास हो रहा है। यदि ऐसा ना होता तो आज भारत इतना ज़्यादा विकास करने वाला देश के श्रेणी में न होता। तो प्यारे विद्यार्थी जी,
आज हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके में हम लोग हैदराबाद का विलय देखने का प्रयास किए। उसमें हम लोग देखे कि किस प्रकार से हैदराबाद का विलय भारत में किया गया, ऑपरेशन पोलो किए गए, वहाँ के लोग भी निजाम का विरोध किए और इसमें जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की नीतियाँ भी काम आई। तो इस तरह से हम लोग आज हैदराबाद के विलय के विषय में बात किए। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।